जनसत्ता संपादकीय गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। फिलहाल मणिपुर में जो हालात है उसमें सुधार के लिए रास्ता भी आखिर यही था कि पहले अलग अलग विरोधी पक्षों के बीच संवाद कायम किया जाए और कम से कम तात्कालिक तौर पर शांति को प्राथमिकता में रखा जाए। इसके बाद स्वाभाविक ही इसकी अहमियत स्थापित होगी और दीर्घकालिक या स्थायी महत्व का हल भी निकलेगा। इस लिहाज से देखें तो गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री की पहल का अपना महत्व है। राज्य के विभिन्न हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने और राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने राज्य के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के व राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की। साथ ही वहां हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया जाएगा। दरअसल राज्य में हालात जिस स्तर तक जटिल हो चुके हैं उसमें किसी भी पक्ष की ओर से और अधिक हिंसा परिस्थितियों को ज़्यादा मुश्किल बनाएगी और इसका खामियाजा सभी पक्षों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए शांति की राह की ओर बढ़ना ही सभी पक्षों के लिए ज़रूरी है। पैरा इसके अलावा गृह मंत्री का यह बयान भी संभवतः उग्र हुए पक्षों को शांत होने और हल की ओर बढ़ने के बारे में सोचने की जगह बनाएगा कि मणिपुर उच्च न्यायालय की ओर से जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से दो गुटों के बीच हिंसा हुई। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। हालांकि फिलहाल हिंसा में शामिल समूहों की गतिविधियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार शांति की सही दिशा को हिंसा या अराजकता की कोई छोटी घटना भी भटका दे सकती है। यों इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से संकटग्रस्त मणिपुर में स्थायी शांति के लिए संघर्षरत मैतेई और कुकी समुदायों के बीच न्यूनतम सहमति की जमीन तैयार करने के लिए त्रिआयामी दृष्टिकोण पर काम करने की खबर आ चुकी थी। जाहिर है मणिपुर में मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जे से संबंधित जो विवाद खड़ा हुआ है उसका हल हिंसा और अराजकता से नहीं निकल सकता, बल्कि इससे नई ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी जिसमें बहुत सारे लोग कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ जाएंगे। दरअसल विवाद की शुरुआत के बाद इसके समाधान को लेकर सरकार की ओर से उदासीनता का जो रुख रहा उसके मद्देनज़र कुछ स्थानीय जनजातीय समुदायों को यह भरोसा नहीं हो पा रहा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। यों वहाँ के पहाड़ी इलाकों से कथित बाहरी लोगों को हटाने के सवाल पर पहले ही लोगों में रोष था, लेकिन उसके बाद मैतेई समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा देने के मामले पर उच्च न्यायालय के रुख के बाद शेष जनजातीय समुदायों के बीच नाराजगी काफ़ी बढ़ गई और उससे उपजे विरोध ने हिंसा का रास्ता भी अख्तियार कर लिया। जबकि यह ऐसा सवाल है जिस पर संबंधित हितधारक पक्षों से विचार विमर्श और उनकी सहमति हासिल करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए था, लेकिन वोट या समर्थन के लिए कई बार ऐसे कदम भी उठा लिए जाते हैं जिसके असर का अंदाज़ा पहले नहीं होता है। विडंबना यह है कि मैतेई समुदाय के मुद्दे पर हुई हड़बड़ी के बाद मणिपुर में अब तक काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री ने भी रेखांकित किया है
अगर यही स्थिति कायम रही तो हालात और जटिल होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सभी पक्ष अब संवाद के जरिए एक संतुलित समाधान तक पहुँचे। पैरा, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था की कामयाबी इसमें है कि शुरुआत से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा हासिल करने के मामले में एक निरंतरता हो। अगर किसी वजह से आगे की पढ़ाई करने में किसी विद्यार्थी के सामने अड़चनें आ रही हों तो उसे दूर करने के उपाय किए जाएं। लेकिन बीते कई दशकों से यह सवाल लगातार बना हुआ है कि एक बड़ी तादाद में विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनकी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से ठोस उपाय नहीं किए जाते। पैरा, इस मामले पर सरकार से लेकर शिक्षा पर काम करने वाले संगठन की अध्ययन रिपोर्टों में अनेक बार इस चिंता को रेखांकित किया गया है, लेकिन अब तक इसका कोई सार्थक हल सामने नहीं आ सका है। अब एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सन 2022 की बोर्ड परीक्षाओं के विश्लेषण में बताया गया है कि 10वीं और 12वीं के स्तर पर देश में लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। विश्लेषण के मुताबिक पिछले साल 35 लाख विद्यार्थी 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए। इनमें से 27.5 लाख सफल नहीं हुए और 7.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। पैरा, संभव है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने के संदर्भ में किसी की प्रत्यक्ष की भूमिका नहीं दिखाई दे, लेकिन आखिर यह व्यवस्थागत कमियों से ही जुड़ा हुआ सवाल है जिसमें स्कूली शिक्षा के स्वरूप से लेकर सामाजिक आर्थिक कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के विश्लेषण में आंकड़ों के मुताबिक जो 35 लाख विद्यार्थी 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए, उनमें 85% 11 राज्यों से थे। इसी तरह पिछले साल 12वीं के बाद 23.4 लाख विद्यार्थियों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। इनमें से 77% 11 राज्यों से थे, यानी करीब 58 लाख विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यह किसी भी सरकार के लिए बेहद चिंता की बात होनी चाहिए और यह समग्र शिक्षा व्यवस्था से लेकर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर अमल पर सवालिया निशान है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से आए दिन देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने और उसे समावेशी बनाने को लेकर दावे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वे शायद ही कभी वास्तव में जमीन पर उतरती दिखती हैं। पैरा, नीतिगत स्तर पर शिक्षा को उच्च प्राथमिकता मिलती दिखती है, मगर इसके बरक्स स्कूली शिक्षा में बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति नीतिगत स्तर पर नाकामी या फिर उदासीनता का ही सूचक है। यह समझना मुश्किल है कि इतने लंबे वक्त से यह चिंता कायम है और इस मसले पर किसी हल तक पहुंचना मुश्किल है। यह जगजाहिर तथ्य है कि एक और स्कूल कॉलेज में शिक्षा पद्धति में तय मानक बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए सहजता से ग्राह्य नहीं होते। वहीं पढ़ाई में निरंतरता नहीं रहने के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारक भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक गरीब परिवार का विद्यार्थी मेधावी होने के बावजूद कई बार अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, ज़रूरत और पृष्ठभूमि की वजह से उसे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। जाहिर है स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने का मसला शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच, पठन पाठन के स्वरूप से लेकर गरीबी और अन्य कई कारकों से जुड़ा हुआ है और इसके समाधान के लिए सभी बिंदुओं को एक सूत्र में रखकर ही देखने की ज़रूरत होगी।
पैरा। बातचीत के माध्यम से हम दूसरों से जुड़ते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं। इसके माध्यम से हम दूसरों के विचारों और उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और अपने विचारों को समझाते हैं। इस तरह हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और अपने जीवन में खुशहाली लाते हैं। पूर्ण विराम।